हेलो दोस्तों, मैं धर्मराज कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल शिक्षा विद डीके पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के ऊपर हम पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, पहली तो पढ़ेंगे हम ऊष्मा शेपी, दूसरी ऊष्मा शोषी, तीसरी पढ़ेंगे हम उपचयन और चौथी पढ़ेंगे हम अपचयन। इन 4 अभिक्रियाओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया लेते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो दोस्तों, ऊष्मा ऊष्मा यानी ऊष्मा या ऊर्जा। अब देखो, शेपी ऊष्मा शेपी, ऊष्मा का तो मतलब ऊष्मा और शेपी का मतलब होता है उत्सर्जन, बाहर निकलना। देखो, इसको अगर इस शब्द को तुम तोड़ोगे ना तो इसमें है ना ऊष्मा प्लस शेपी है ना। तो ऊष्मा का तो ऊष्मा या फिर ऊर्जा, ये अर्थ होता है। और जो शेपी होता है ना, शेपी, उसका मतलब होता है उत्सर्जन। उसका मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना। बाहर क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी ऊष्मा। तो देखो, ऊष्मा का बाहर निकलना ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो देखो, इसकी छोटी सी परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो, इसकी परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलेगी, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलेगी, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा या ऊर्जा, शेपी का मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलेगा, बाहर निकलना। और बाहर क्या निकलेगी? ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो सिंपल सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उत्पाद के साथ साथ, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिंपल सी परिभाषा है। अब इसके बाद में इसके उदाहरण, इसका उदाहरण है जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। देखो, जो भी यानी कि जिस भी चीज को हम मिलाएंगे ना, है ना, और उसमें से ऊष्मा बाहर निकले, है ना, उसमें से ऊर्जा बाहर निकले, वो अभिक्रिया किस में आएगी? ऊष्माक्षेपी में आएगी। अब देखो, इसके उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें ना, तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। तो देखो, प्राकृतिक गैस का दहन, अब प्राकृतिक गैस का दहन में देखो, सबसे पहले हम लेते हैं जिस प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे ये है प्राकृतिक गैस CH4। अब इसके अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएंगे। तो ये बनेगा क्या? CO2 प्लस H2, और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा या फिर ऊर्जा भी हो सकती है। ये इसको ऊष्मा भी लिख सकते हो या फिर ऊर्जा भी लिख सकते हो। देखो, प्राकृतिक गैस का दहन CH4, ये हमारी प्राकृतिक गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। और ये बन क्या रहा है? CO2 बन रहा है, और क्या बन रहा है? जल बन रहा है, और इसके साथ साथ क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। और जिस अभिक्रिया में भी ऊष्मा बाहर निकलती है ना, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके दूसरे उदाहरण की बात करें तो देखो, दूसरा उदाहरण
जो हमारे घरों में कड़ी होती है ना, कड़ी है ना, तो उसमें पानी डालते हैं ना, जो कड़ी होती है उसमें पानी डालते हैं ना, तो पानी डालने पर उसमें से धुआं निकलता है ना, उसमें से धुआं ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, और फिर है ना उसको हम पानी में मिला देते हैं ना, फिर उसको सफेदी के लिए काम में लेते हैं। तो देखो वो पदार्थ है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, वो पदार्थ कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, है ना, CaO प्लस H2O, ये हमारी कड़ी होती है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसकी जो, इसका जो व्यवसायिक नाम है ना, वो बोलते हैं इसको बिना बुझा हुआ चूना, है ना। इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे ना, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे ना, तो CaOH2 प्लस ऊष्मा, प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है। जिसमें भी ऊष्मा बाहर निकले वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो होगी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। तो देखो ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, इसमें हम जल डाल दिए, हमें क्या प्राप्त हो गया, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया, बुझा हुआ चूना। और यही उदाहरण है ना हम संयोजन अभिक्रिया में भी काम में लिए थे, ध्यान रखना, कौन से अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में काम में लिए थे। और जो बुझा हुआ चूना है ना, इसी का उपयोग किया जाता है घरों में सफेदी के लिए, इसी का उपयोग किया जाता है घरों में सफेदी है जो कड़ी करते हैं ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, बुझे हुए चूने CaOH2 का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना ये मोस्ट है ना, ये क्या है, ये मोस्ट है अभिक्रिया। तो दो जगह काम में आ रही है, एक तो भाई पूछ ले भाई डायरेक्ट ये दे दे भाई, बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो बुझा हुआ चूना और ऊष्मा बाहर निकलती है। और ये जैसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया। अब इसके बाद में देखो ये पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण। अब इसका तीसरा उदाहरण है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है, मोस्ट है थोड़ा, और वो है जो हमारी शोषण है ना, शोषण, जो हमारा शोषण है ना, शोषण, हम शोषण को भी क्या कहते हैं, हम शोषण को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जो शोषण है ना, शोषण, जो हम शोषण शोषण की क्रिया करते हैं ना, शोषण, शोषण भी, शोषण भी या शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। शोषण भी हमारी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो दोस्तों शोषण ऊष्माक्षेपी कैसे है, देखो किसी भी जो जीव होता है ना, जीव, उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा में कहां से मिलती है, ऊर्जा में मिलती है भोजन से, है ना। और भोजन हम जो खाते हैं ना, उसमें क्या उपलब्ध होता है, हम जो भोजन खाते हैं ना उसमें उपलब्ध होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। उसका वो कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, और हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करता है, हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करता है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। उसके रूप में जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है ना, तब उसमें क्या निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तब क्या निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए इसको बोला जाता है, शोषण को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, इसको क्यों बोला जाता है, देखो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और जो भोजन भोजन की आवश्यकता होती है ना, और भोजन से हमें क्या मिलता है, भोजन से हमें मिलती है ऊर्जा, भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। और जो हम भोजन खाते हैं ना उसमें प्रमुख रूप से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ये किस किस में होता है, प्रमुख रूप से ये पाया जाता है अनाज, है ना, चावल, ब्रेड और आलू, इनमें ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो देखो शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, जो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा में कहां से मिलती है, भोजन से मिलती है। और जो हम भोजन खाते हैं ना उसमें प्रमुख रूप से होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस किस में प्रमुख रूप से पाया जाता है, अनाज, चावल, ब्रेड और आलू। इसके अलावा देखो
अब ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ये किस में बदलेगा, इसका विखंडन होगा ग्लूकोज में। किस में होगा, ग्लूकोज में। इसका विखंडन होगा ग्लूकोज में, इसका विखंडन होगा ग्लूकोज में। और जो हमारे शरीर में मौजूद जो ऑक्सीजन होगी ना, ये ग्लूकोज उससे क्रिया करेगा। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज, हमारे शरीर में ये ग्लूकोज है ना, जो कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त हुए। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त हुए, कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त हुए भोजन से। तो ये ग्लूकोज हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या उत्पन्न करेगी, वो ऊर्जा उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी, ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इस वजह से इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें ऊष्मा, ऊर्जा का निर्माण होता है, इस वजह से इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके उदाहरण की बात करें ना, इसके समीकरण, भाई शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का समीकरण लिखिए या अभिक्रिया लिखिए ना, शोषण की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का समीकरण या फिर अभिक्रिया लिखिए। तो देखो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये क्या होता है हमारा, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। देखो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे, वो करवाएंगे ग्लूकोज हो गया, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम ऑक्सीजन के पास साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इस ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ। हमें प्राप्त क्या हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है ना। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और ये अभिक्रिया संतुलित नहीं हो रखी है ना, तो इनको संतुलित तुम्हें करना है। और इसको संतुलित करने के लिए, ये बड़ी अभिक्रिया है, इसको संतुलित करने के लिए ध्यान देना, मोस्ट है ये अभिक्रिया भी, है ना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है ना। तो देखो इसको संतुलित करने के लिए जहां 6 नहीं लगाना वहां 6 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो और यहाँ 6 लगा दो। यह अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। इस अभिक्रिया को ध्यान ही रखना ना, संतुलित करने में दिमाग में रखना, भाई यहाँ 6 लगाना, यहाँ 6 लगाना और यहाँ 6 लगाना है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा में कहाँ से मिलती है, ऊर्जा में भोजन से मिलती है ना। ऊर्जा में किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। और जो हम भोजन खाते हैं ना, उसमें प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, विखंडन हो गया। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ऑक्सीजन से क्रिया कर करके क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, और ऊष्मा उत्पन्न करता है। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और अगर इस शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है ऐसा पूछ ले, और उसके लिए समीकरण लिखने के लिए बोले या अभिक्रिया लिखने के लिए बोले ना, तो ये अभिक्रिया लिखनी है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा जल है। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके बाद में आती है दूसरी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी हो गई। अब हमारे आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। ये हमारी कौन सी थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, ये भी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। अब हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखो दोस्तों, ऊष्माशोषी में देखो इस शब्द को तुम तोड़ोगे ना, वही ऊष्मा ऊपर वाले की तरह प्लस शोषी। तो ऊष्मा का मतलब ऊष्मा ही होता है, शोषी का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण और अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करना। उसमें क्या हो रहा था, हम बाहर निकाल रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, हम ग्रहण करेंगे, है ना। इसमें क्या होगा, हम
ग्रहण करेंगे उष्मा को, ऊर्जा को, है ना। तो देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा याद है ना, तो ये अपने आप याद हो जाएगी। तो देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा को ग्रहण किया जाता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा को अवशोषण अर्थात उष्मा को अवशोषण अर्थात ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उष्मा शोष नाम से पता था, सेप यानी निकलना, शोष यानी ग्रहण करना, है ना। इसमें ऊर्जा बाहर निकलती थी, इसमें ऊर्जा को अंदर ग्रहण किया जाता है। और इसमें ऊर्जा बाहर क्यों निकलती थी, क्योंकि जो अभिकारक होते हैं ना, उसमें ज्यादा ऊर्जा होती थी उत्पादों से, इस वजह से वो बाहर निकल जाती थी। इसमें क्या होगा, इसमें जो अभिकारक होंगे ना, उनमें कम ऊर्जा होगी, और जो उत्पाद होंगे ना, उनमें ज्यादा ऊर्जा। अब देखो दोस्तों, इसके उदाहरण परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा को अवशोषण अर्थात ग्रहण किया जाता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसमें इसके उदाहरण की बात करें ना, इसका उदाहरण जिसमें भी, यानी जो भी ग्रहण करेगा ना, उष्मा को जो भी क्या करेगा, ग्रहण करेगा ना, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे N2+O2, इसको हम क्या करेंगे, इनको गर्म करेंगे ना, तो ये NO2 बनेगा, ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरे उदाहरण की बात करें AgCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये उदाहरण भी ध्यान रखना, ये उसका उदाहरण है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का ये क्या है, उदाहरण है Ag+Cl2। अब पहला उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण हो गया, एक कोई सा भी याद कर लेना। तीसरा उदाहरण है ना, तीसरा उदाहरण वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। तीसरा उदाहरण क्या है, थोड़ा मोस्ट है। देखो उसको कैसे याद रखोगे, जो हमारी शोषण है ना, शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, उष्माक्षेपी, क्योंकि उसमें से उष्मा बाहर निकलती है। और हमारी जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है ना, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उष्माशोषी। क्या बोलते हैं, उष्माशोषी। तो तुमसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी है, तो प्रकाश कौन है ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का प्रकार है वो है उष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। शोषण के लिए पूछ सकता है या दोनों के लिए पूछ सकता है भाई, शोषण और प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं और उनके समीकरण लिखिए। तो ऊपर वाली शोषण तो हम पढ़ ली कि शोषण है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये इसका क्या है, समीकरण है। अब इसमें देखो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ना, वो कैसी है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। और इसका समीकरण की बात करें ना, तो इसका समीकरण देखो, इसका उल्टा कर देना, इसका समीकरण क्या कर देना, इसका उल्टा कर देना। जैसे यहाँ CO2+H2, ये बाहर से ग्रहण करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 बाहर से ग्रहण करते हैं, बनाएंगे क्या, ग्लूकोज बना लेंगे, C6H12O6+ ऑक्सीजन को ये
छोड़ते हैं। तो ये किसकी अभिक्रिया होगी? ये होगी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। संतुलित करने के लिए बिना देख के यहाँ से लगा देना, यहाँ से लगा देना, इसको रहने देना, यहाँ से लगा देना, ये तुम्हारी क्या हो गई? ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब देखो दोस्तों, एक बार दोबारा से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा प्लस क्षेपी, ऊष्मा यानी ऊर्जा प्लस क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन, और उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना। बाहर कौन निकलेगी? बाहर कौन निकलेगी? बाहर कौन निकलेगी? बाहर निकलेगी ऊष्मा या ऊर्जा। यानी कि जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके उदाहरण की बात करें तो देखो, इसका उदाहरण होता है प्राकृतिक गैस का दहन। एक तो कौन सी गैस का दहन? प्राकृतिक गैस का दहन इंपॉर्टेंट है। और एक होता है बुझे हुए चूने की अभिक्रिया, जल के साथ करवाते हैं ना, तो उसमें भी क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है संवहन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, या संवहन कैसी अभिक्रिया है, इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो संवहन है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका रासायनिक समीकरण होता है C6H12O6 प्लस O2 CO2 और H2O प्लस ऊर्जा या ऊष्मा। अब इसको क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है संवहन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? देखो, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा में भोजन से मिलती है ना। ऊर्जा में किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। और प्रमुख रूप से हम जो भोजन खाते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किन किन में पाया जाता है? अनाजों में, चावलों में, ब्रेड, आलू, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, है ना। और कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमारे शरीर में मौजूद जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन होगी ना, उससे क्रिया करेगी, उससे क्रिया करके ऊष्मा को बाहर निकलती है, उससे क्रिया करके क्या करेगी? ऊष्मा को बाहर से निकालती है, और ऊष्मा को बाहर निकालती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आ जाओ ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषण अर्थात ग्रहण किया जाता है। ऊष्मा का अवशोषण अर्थात ग्रहण किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी यानी ग्रहण करना, अवशोषण करना या फिर ग्रहण करना। पहला उदाहरण नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO2, है ना। ये NO2 कहाँ क्यों बन रहा है? क्योंकि ये ऊर्जा ऊष्मा को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। AgCl सूर्य का प्रकाश, ये भी है ना विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है, इसको भी ध्यान रख लेना, है ना। विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार होता है, पढ़े थे हम ना विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार में। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका समीकरण इसका उल्टा, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरे में ध्यान रखना, इसको क्या करना है? हमें उल्टा करना है ना। अब इसके बाद में आती है हमारी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। अब दोस्तों इसके बाद में हमारी अभिक्रिया आती है ना, वो होती है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, है ना। कौन कौन सी पढ़ ली हमने? ऊष्माक्षेपी पढ़ ली, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माशोषी पढ़ ली, जिसमें ऊष्मा को अवशोषण किया जाता है या ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, है ना। पहली अभिक्रिया कौन सी है? उपचयन। पहली अभिक्रिया होगी उपचयन। उपचयन, और उपचयन को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है ऑक्सीकरण। उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। उपचयन अभिक्रिया। दूसरी हमारी होती है ना, वो होती है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अब देखो, उपचयन और अपचयन में क्या होता है? उपचयन और अपचयन में क्या होता है? देखो, इसमें पहले तो अंतर ध्यान रखना, फिर परिभाषा पढ़ना इसकी। पहले तो क्या ध्यान रखना? अंतर ध्यान रखना, फिर इसके बाद में इसकी परिभाषा है। तो इसको यहां से दो भागों में बांट लो, बोर्ड को यहां से क्या कर लो? दो भागों में बांट लो। तो देखो, सबसे पहले इसमें उपचयन में पहला पॉइंट देखो, उपचयन में उप यानी ऊपर,
उपचयन में उप, देखो याद रखने की कोशिश करना, देखो उपचयन है ना, उपचयन, उपचयन। और दूसरा शब्द, दूसरा नाम क्या है इसका, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। देखो दो दो शब्द ले लिया, उप, उपचयन से तो क्या ले लिया, उपचयन से तो ले लिया उप, और ऑक्सीकरण से ले लिया ऑक्सी, तो इसमें हो गया उप प्लस ऑक्सी। याद रखने की ट्रिक है, ध्यान रखना, उप प्लस ऑक्सी। उप यानी ऊपर, ऊपर कौन, ऑक्सीजन, है ना, ऊपर कौन, ऑक्सीजन। तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, ऑक्सीजन का मान ऊपर होता है, उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो पहला पॉइंट ये हो गया, उपचयन अभिक्रिया, उप, उप क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सी। तो देखो इसमें होगी ऑक्सीजन की वृद्धि, इस बात का ध्यान रखना, ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि, यानी ऑक्सीजन ऊपर होगा, और ऑक्सीजन ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि। तो हो गया ऑक्सीजन की वृद्धि, ये बात ध्यान रखना ना, ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें होगी, उपचयन, उप, 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 और दूसरा नाम क्या है उसका, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो उप ऑक्सी, उप ऑक्सी, ऊपर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वृद्धि। इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि, और इसमें ध्यान रखना इसका उल्टा होगा, ऑक्सीजन की कमी। क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। यहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो दूसरे पॉइंट में यहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी ना, तो दूसरे पॉइंट में हाइड्रोजन की कमी, क्या होगी, हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी। यहां क्या होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी हो गई, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। देखो तीसरा पॉइंट है ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और देखो ऑक्सीजन है ना एक ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक कैसे है, जैसे देखो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, इसके बाद हम पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 6, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है ना, ग्रहण करता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर देखो ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन क्या है, ऋणात्मक है ना, ऑक्सीजन क्या है, ऋणात्मक है, तो देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ऋणात्मक तत्व की भी वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट यही है, क्या है, ऋणात्मक तत्व की वृद्धि, ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि, इसमें होगा ऋणात्मक तत्व की कमी। हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो ऋणात्मक तत्व भी क्या होंगे, ऋणात्मक तत्वों की कमी, सही है। और चौथा पॉइंट है इसमें वो है, अगर देखो ऋणात्मक तत्व की कमी हो रही है ना और ऋणात्मक तत्व की वृद्धि हो रही है ना, तो इस तरफ तो क्या होगा, हाइड्रोजन धनात्मक है ना, तो धनात्मक तत्व की वृद्धि, धनात्मक तत्व की, ऋणात्मक तत्व की कमी हो रही है ना तो धनात्मक तत्व की कमी। और यहां क्या होगा, धनात्मक तत्वों की वृद्धि, है ना, ये अंतर है ना। अगर अंतर पूछ ले 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसे करना है ना, इसकी परिभाषा भी लिखनी है, पर पहले ये 4 पॉइंट लिख देना, है ना। तो देखो उपचयन, उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं उपचयन को, उपचयन ऊपर ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना तो वो उपचयन अभिक्रिया होगी। अब एक पॉइंट याद रखें तो अब चारों पॉइंट अपने आप याद रह जाएंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन कैसा है, विद्युत यानी ऋणात्मक तत्व है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, वो ऋणात्मक तत्व की वृद्धि और धनात्मक तत्व की कमी। इसमें अपने आप हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऋणात्मक तत्व की कमी और धनात्मक तत्व की वृद्धि, ये इनमें क्या है, अंतर है। अभी इनकी परिभाषाएं, परिभाषा,
तो देखो परिभाषा में ये दोनों काम में आएंगे, इनका कोई काम नहीं होगा। परिभाषा, इनसे हम परिभाषा बनाएंगे, जो अंतर है ना उनसे हम परिभाषा बनाएंगे। तो देखो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी होती है। हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। और इसमें क्या होगा? इसमें वही इसका उल्टा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, जिसमें क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी, व हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। देखो उपचयन में बस वही बात दोबारा से लिखनी है भी, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। ये क्या होती है? ये होती है उपचयन अभिक्रिया। अब इसके बाद में देखो इनके उदाहरण। उपचयन का पता हो गया, अपचयन का पता हो गया, अब इनके उदाहरण। इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐसे मानो ऑक्सीजन की वृद्धि कब होगी? तो वो जुड़ेगा तब। इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसमें कौन क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखो इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे Cu+O2। देखो इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण की बात करें ना, तो उदाहरण होगा Cu+O2। कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, इसमें यह बनेगा CuO। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन अलग था, यहाँ जुड़ गया, इसमें वृद्धि हो गई, है ना। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये उदाहरण हो गया उपचयन का। ये उदाहरण किसका हो गया? उपचयन का। इसको संतुलित कैसे करोगे? देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब कॉपर यहाँ 2 हो गया, कॉपर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 लगा दो। और जो भी ऊपर जो भी समीकरण आए थे ना, अभिक्रिया आए थे ना, उनको संतुलित आपको खुद को करना है, अगर वो असंतुलित है तो। देखो इसको संतुलित हो गया, यह संतुलित हो गया। इसके बाद में इस और उदाहरण की बात करें, C+O2 उदाहरण हो गया। अगले उदाहरण की बात करें, यानी ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए। ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए, Mg+O2 MgO। अब इसको तुम खुद इस समीकरण को ना संतुलित तुम्हें करना है ना। अपने आप इसको संतुलित करोगे। अब ये किसके उदाहरण हो गए? ये हो गए अब उपचयन के उदाहरण। अब हम बात करेंगे अपचयन की। अब जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण की बात करें CuO, CuO+H2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Cu+H2O। ये उससे जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। तो ये किस में होगा? ये किसका उदाहरण होगा? ये होगा उपचयन का। अब दोस्तों इसमें अगले उदाहरण की बात करें ना, तो अगला उदाहरण होगा हमारा जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया। यहाँ से ये उदाहरण देखो, जिंक किसके अभिक्रिया? जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया। तो Zn+CO। यहाँ देखो ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ क्या हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी ना। तो ऑक्सीजन की कमी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया है ना। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कार्बन है, तो ये कार्बन के साथ चला गया और यहाँ Zn अकेला रह गया, है ना। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये है अपचयन अभिक्रिया का। अब दोस्तों देखो आज की चारों अभिक्रिया थी,
हमने चारों पढ़ ली। पहली ऊष्मा सेपी जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, पहली ऊष्मा सेपी जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उसमें ध्यान रखना एक तो कौन सा समीकरण ध्यान रखोगे, एक समीकरण ध्यान रखोगे जो बुझे हुए चूने, बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, उसका उपयोग किया जाता है सफेदी। घरों में जो सफेदी करते हैं ना, उसमें उसका उपयोग किया जाता है। उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। और एक हमारी ये प्राकृतिक गैस में, जो प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वहाँ भी कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, वहाँ भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और इसके बाद में जो होती है ना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, वो है शोषण। शोषण कैसी अभिक्रिया है, शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और इसका समीकरण बता ही दिया था। इसके बाद में आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। उसमें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कौन सी है, AgCl वाली, सूर्य के प्रकाश में Ag + Cl2। ये अभिक्रिया किसमें हो रही थी, विस्थापन में भी काम में आ रही थी। इसके बाद में इसके एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। किसका उल्टा करोगे, इसमें उल्टा कर दोगे, जो हमारे शोषण का जो समीकरण है उसको उल्टा कर देना, उत्पाद को पहले लिख देना और जो अभिक्रिया रहेगा ना उसको बाद में लिख देना। तो ये किसमें हो गए, ऊष्मा शोषी में आ गए। अब हम आते हैं उपचयन में। उपचयन पढ़ लिया, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी, ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि, धनात्मक तत्वों की कमी। अब देखो ऑक्सीजन की वृद्धि तो ऋणात्मक तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, ऋणात्मक तत्व है, इस वजह से इसकी वृद्धि, और हाइड्रोजन क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक तत्व की वृद्धि। एक को याद रखो, दूसरा इसका उल्टा है, यहाँ इसका उल्टा हुआ, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऋणात्मक तत्व की कमी और धनात्मक तत्व की वृद्धि। और इनकी परिभाषा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे C+O2 CuO, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, CO2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अगर ये संतुलित नहीं है ना समीकरण, तो इनको संतुलित तुम्हें खुद करना है। अब यहाँ वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी व हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, जैसे CuO + H2 Cu + H2O, ZnO + C Zn + CO, ये किसकी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई उपचयन अभिक्रिया की। वो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में अंतर भी हो गया। अगर तुमसे अंतर पूछ लेना तो पहले तो पहला पॉइंट तो परिभाषा का लिखोगे, दूसरा ये लिखोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये उदाहरण। इसमें भी पहला पॉइंट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट उदाहरण। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।